टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्रैक्शन। अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, इंटरफेरेंस की डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ लिए हैं, मॉडिफिकेशंस पढ़ लिए हैं। अब हम वेव ऑप्टिक्स का एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो बेसिक से शुरू करते हैं व्हाट द डिफ्रैक्शन एक्चुअली मीन्स। ओके, तो डिफ्रैक्शन समझने से पहले आई विल शो यू एस बेसिक सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ रोड एंड यहाँ पे एक मैन खड़ा है, बंदा खड़ा है, ठीक है। और इस बंदे के सामने, इस बंदे के बिल्कुल सामने एक ओब्स्टैकल रखा हुआ है। एक मान लो कोई दीवार है। ये क्या है? दिस इज ओब्स्टैकल। और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है। ओके, ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, राइट। अभी तक क्या है? एक मैन है और मैन के सामने एक ओब्स्टैकल है और इस ओब्स्टैकल के दूसरी साइड एक गाड़ी है, ठीक है ना। क्या हुआ? इस गाड़ी ने क्या कर लिया? इसने हॉर्न बजा दी, ठीक है। जो ही इस गाड़ी ने हॉर्न बजा दी तो ये हॉर्न एक तरीके से साउंड वेव है और ये साउंड वेव ऐसे 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 करके ट्रैवल हो गई, ठीक है। और ये साउंड वेव बिल्कुल किसके पास पहुंच जाएगी? ये साउंड वेव मैन तक पहुंच जाएगी। ये कौन सी वेव है? साउंड वेव। और ये साउंड वेव यहाँ पे भी पहुंच गई, ठीक है। ओके, अब इस गाड़ी ने एक और वेव जनरेट की इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो गाड़ी ने टॉर्च जला दी, लाइट यहाँ से। तो लाइट वेव ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, लाइट वेव। पर ये जो लाइट है, अभी ये लाइट इस मैन तक नहीं पहुंची, लाइट वेव नहीं पहुंच गई, ठीक है ना। लाइट वेव यहाँ तक नहीं पहुंची। व्हाट हैपन्स विद द लाइट सो दैट द लाइट डज नॉट रीच टू द मैन? मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि साउंड वेव पहुंच गई, साउंड वेव तो पहुंच गई, ठीक है ना। साउंड वेव जो थी, साउंड वेव वो इस ओब्स्टैकल को पार कर गई, वो इस ओब्स्टैकल को पार कर गई। बट जो लाइट वेव है, लाइट वेव इस तक, मैन तक नहीं पहुंची। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स है। एक वेव मैन तक पहुंची, दूसरी वेव मैन तक नहीं पहुंची। यही समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। इस सब के पीछे एक ही कंसेप्ट मेन है, जिसके पीछे इस कहानी का आंसर जहाँ पे लाई कर रहा है वो है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वी विल स्टार्ट विद द डिफ्रैक्शन। देखो, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, सुनना गौर से। ये जो डिफ्रैक्शन है, साउंड वेव तो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है ना। साउंड वेव दूसरे साइड पहुँच गई। इसका मतलब साउंड वेव ने इसको पार किया होगा, इस ऑब्स्टैकल को पार किया होगा। साउंड तो इन द फॉर्म ऑफ वेव ही चली होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जो ही ये साउंड वेव यहाँ पे पहुँच गई एट द एजेस या कॉर्नर्स ऑफ दिस ऑब्स्टैकल, ये साउंड वेव बेंड हुई होगी और पहुँच गई होगी कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है ना। ये साउंड वेव कहाँ? मैन तक पहुँच गई होगी। पर लाइट वेव अभी इस सिनेरियो में बेंड नहीं होगी। क्यों नहीं बेंड होगी वो देखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये जो साउंड वेव है ये इस मैन तक पहुँच गई। क्यों पहुँच गई? ये साउंड वेव बेंड हो गई। साउंड वेव बेंड हो गई कहाँ पे? एट द एजेस ऑफ द कॉर्नर, एट द एजेस ऑफ दिस ऑब्स्टैकल या एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस ऑब्स्टैकल। तो मैं कह सकता हूँ साउंड वेव जो मैन तक पहुँच गई वो इसलिए पहुँच गई बिकॉज साउंड बेंड्स एट द कॉर्नर्स। ये जो बेंडिंग ऑफ दिस वेव है, ये जो बेंडिंग ऑफ दिस वेव है, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये बेंड कहाँ पे हो गई? ये बेंड कॉर्नर्स पे हो गई। अब ये साउंड वेव जो है ये कॉर्नर्स पे बेंड हो गई, ये साउंड वेव जो है ये एजेस पे बेंड हो गई, पर लाइट वेव बेंड नहीं हो गई। इस सब के पीछे रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस सब के पीछे मेन रीज़न है साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल,
ठीक है। अब फॉर साउंड वेव अगर हम साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव जो है वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव ये किस ऑर्डर में होती है? ये होती है 16 mm से 16 मीटर के ऑर्डर में, ठीक। अब चूंकि वेव लेंथ ऑफ लाइट अच्छा खासा है तो ये ऑब्स्टैकल ऑलमोस्ट दिस वेव लेंथ, वी कैन से दैट दिस वेव लेंथ ऑफ साउंड इज़ ऑफ द ऑर्डर, या इसी के अबाउट लाई कर रहा है, किसके अबाउट, इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी कारण से इसी रीज़न से ये जो साउंड वेव है वो बेंड हो गई। इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑब्स्टैकल तो वो बेंड हो जाएगी। मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्स्टैकल क्या है, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल is of the wave order of wavelength, order of lambda of sound। अच्छा जी, तो इसी रीज़न से साउंड वेव शोज डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन क्या है, ये बेंड हो जाना, ठीक है ना, बेंड हो जाना कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। अब सर लाइट वेव डिफ्रैक्शन क्यों नहीं शो किया, वेरी गुड। देखो लाइट जो है वेव लेंथ ऑफ लाइट किस ऑर्डर में लाई करती है, वेव लेंथ ऑफ लाइट किस ऑर्डर में लाई करती है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻7 मीटर। अब जो ऑब्स्टैकल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है किससे, वेव लेंथ ऑफ लाइट से। तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्स्टैकल इज़ बहुत ज़्यादा किससे, लैम्डा ऑफ लाइट। आया कुछ समझ? तो कुल मिला के यहाँ लाइट, यहाँ पे अभी इस एग्जांपल में लाइट डज नॉट शो बेंडिंग नेचर, है ना, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहेंगे, डज नॉट शो डिफ्रैक्शन। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे कहूँ, बोलो डिफ्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मैं कहूँगा डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। डिफ्रैक्शन जो है, और बेंडिंग कहाँ पे होना, कॉर्नर्स पे, एजेस पे। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला क्या है, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, इसको फॉर एग्जांपल ए से डिनोट करेंगे, और वेवलेंथ। अगर अभी हम लाइट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट। आया कुछ समझ? आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अभी कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हमारा ये जो पूरा चैप्टर है अभी हमें इसमें लाइट के बारे में ही पढ़ना है, तो हम किसके बारे में अपनी पूरा फोकस किसके बारे में रखेंगे, लाइट के बारे में। तो अभी हमें जिसके भी बारे में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। अगर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स पढ़ना है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि जो ऑब्स्टैकल का साइज़ है वो बहुत ही कम होना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट। तभी लाइट क्या हो जाएगी, लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? देखो, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल I will demonstrate some more examples about the diffraction. Now our whole focus would shift on the way diffraction of light. So let's suppose here एक सोर्स रखा है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना है। देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर ऑब्स्टैकल रखा है, ये जो ऑब्स्टैकल रखा मैंने, ये बहुत ही छोटा है। ये क्या है, ऑब्स्टैकल। क्या है, ऑब्स्टैकल, कोई ऑब्जेक्ट है, TACL। और मैं कह रहा हूँ ये ऑब्स्टैकल का जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है ना, कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ
लाइट है। अब जो ही यहाँ से रेज आ जाएंगी, यहाँ से ये तो वहीं पे रुक जाएगी, ये यहीं पे रुक जाएगी, ये यहीं पे रुक जाएगी। जो ही ये लाइट कॉर्नर्स पे पहुँच जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे ये बेंडिंग शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक स्क्रीन भी रखते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हमने। जो ही हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ गई, फॉर एग्जांपल एक लाइट है, अब तो ये ऐसे चली जाएगी, ये लाइट रेज ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे तो कोई रुकावट है ही नहीं, और ये लाइट रेज ऐसे चली जाएगी। पर मसला कहाँ पे है, ये जो ऑब्स्टैकल है, होना चाहिए कि इस रीजन में कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। ये जो जहाँ जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ, इस रीजन में कोई लाइट नहीं आ रही है, पर देखा गया इस रीजन में भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई, इस रीजन में भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई। ये लाइट कैसे आ गई? ये जो लाइट है यहाँ पे जो बेंड्स है, इस ऑब्स्टैकल के बेंड्स, यहाँ पे लाइट बेंड हो गई है, यहाँ पे लाइट ने डिफ्रैक्शन शो कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे, एक सेकेंड, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं कह सकता हूँ ये अपना हमारा कौन सा रीजन होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, शैडो रीजन। और ये हमारी एक स्क्रीन थी, ठीक है ना। पर हमने क्या देखा, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई। मैं कह सकता हूँ इस ज्योमेट्रिकल रीजन में भी थोड़ी लाइट इस रीजन में भी आ गई। व्हाट माय पॉइंट, थोड़ी लाइट इस रीजन में भी आ गई। ओके, तो ये क्यों आ गई होगी? ये इसलिए आ गई क्योंकि लाइट बेंड हुई है। जब ये लाइट कॉर्नर्स पे पहुंच गई, लाइट बेंड हुई होगी, ठीक है ना। ये बेंड होना ही क्या कहता है? ये बेंड होना ही हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ सोर्स ऑफ लाइट, ओके, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ पे अब मैंने क्या कर लिया, अब ऑब्स्टैकल नहीं रखा, अब मैंने एक होल रखा, जिसको मैं एपर्चर भी कह सकता हूँ। एक होल रखा, ठीक है ना। अब क्या होगा, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी, ओके। इस होल से लाइट रेज आएंगी ऐसे, होल से तो लाइट रेज ऐसी चली जाएगी, होल से तो लाइट रेज ऐसी चली जाएंगी, होल से लाइट रेज ऐसे चली जाएंगी। इसको एलिमिनेट करके होल से तो लाइट रेज ऐसे चली जाएगी, हो गया एलिमिनेट। और यहाँ एक एंड आ जाएगा यहाँ पे इस होल से। बाकी तो ये यहाँ पे, हाँ मैं कह सकता हूँ कि मान लो ये बाकी यहाँ पे बंद है, ठीक है ना, बस होल से लाइट जा रही है। अब हमने क्या देखा है कि हमने होल्स, ये होल है, ठीक है ना, इस होल को हम एपर्चर भी कह सकते हैं, होल। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, ओके। ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स, ओके। अब क्या हुआ कि ये वाला रीजन तो लाइट अप हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ए से बी तक रीजन है, ये जो ए से बी तक रीजन है, ये तो लाइट अप हो जाएगा, ठीक है ना। इस स्क्रीन पे ये लाइट अप हो जाएगा, ये स्क्रीन। पर आप यहाँ पे ये जो ए के जस्ट ऊपर वाला रीजन है, ये तो हमारा रियल में कौन सा रीजन होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। वहाँ तो लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए ना, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और जो बी से नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे भी तो लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए ना, क्योंकि बस होल यहाँ पे रखा है, होल के थ्रू लाइट आ रही है, बाकी तो बंद है। तो ये भी क्या है? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ओके। रियलिटी में यहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए, पर हमने क्या देखा, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि ये लाइट बेंड हो गई है, ये लाइट बेंड हो गई है। कहाँ पे? होल्स, कॉर्नर एजेस ऑफ द होल, या यहाँ पे इस टाइम ये एजेस ऑफ द होल पे लाइट बेंड हो गई है। और ये भी कह सकता हूँ ये होल का साइज़ जो है ये कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट है, तभी ये सिनेरियो पॉसिबल हो गया। गॉट माई पॉइंट? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो साइज ऑफ होल है, दिस इज कंपेरेबल साइज ऑफ होल
इज़ कंपेरेबल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट। ओके, बहुत सही। तो हमने देखा सर अगर हम ऑब्स्टैकल भी रखेंगे, ऑब्स्टैकल का जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसमें भी लाइट आप पहुंच रही है। या मैं कह सकता हूँ अगर मैं होल बहुत छोटे साइज़ का होल रखूँ, इतना छोटा कि उसका जो साइज़ है वो कम से कम साइज़ वेव लेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में होना चाहिए। और जो होल है, जो होल जब होल के थ्रू पास होल के थ्रू लाइट को पास किया जाए, वहाँ पे भी जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है वहाँ पे भी लाइट आ जा रही है। तो इससे हमने समझा कि डिफ्रैक्शन इज़ पॉसिबल इन द लाइट कब है, जब साइज ऑफ ऑब्स्टैकल इज़ कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पूरी कहानी से हम लास्ट में एक नतीजे पे पहुंच गए। मैं यहाँ पे अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। इसी डेफिनेशन को आपको मेमोराइज़ करना है, ठीक है। फॉर अगर आप बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू नीड टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन? इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पे सर? एजेस पे या कॉर्नर्स पे। कहाँ या तो ओपेक ऑब्जेक्ट या तो होल। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड sharp edges. Okay, sharp edges of opaque object. ठीक है ना, ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, ये जो ऑब्स्टैकल था। या यहाँ पे होल के अबाउट भी तो बेंड हो रहा है ना, और होल को मैं एपर्चर कह सकता हूँ, एपर्चर। फिर क्या होता है? एंड स्प्रेडिंग। फिर कहाँ पे स्प्रेड होता है? एंड स्प्रेडिंग इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन्स। ओके, इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन के लिए एक ही कंडीशन है, क्या है? डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल कब? व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टैकल या स्लिट्स इज कंपेरेबल to wavelength of light. Okay, got my point? Very good. तो ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने दे दिया आपको डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। कुल मिला के दो चीज़ें याद रखनी है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है जब वेव लेंथ ऑफ लाइट या जब वेव साइज ऑफ ऑब्स्टैकल कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट है। देखो डिफ्रैक्शन जो हमें डिफ्रैक्शन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। डिफ्रैक्शन के मेनली दो टाइप्स है। पहला टाइप जो है इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है उसको बोलते हैं फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। और ये जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है? ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये बहुत नज़दीक होता है किसके? ऑब्स्टैकल के या स्लिट के, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ ये डिफ्रैक्शन तब हम पढ़ते हैं जब सोर्स इज प्लेस्ड क्लोज टू ऑब्स्टैकल और स्लिट्स, ठीक है। दूसरा सिनेरियो फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन कब पढ़ते हैं? व्हेन लाइट सोर्स इज एट
लार्ज सेपरेशन, है ना, इज एट लार्ज सेपरेशन। मैं कह सकता हूँ इसी बहुत ज़्यादा सेपरेशन, हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट सेपरेशन, लार्ज सेपरेशन फ्रॉम ओब्स्टैकुलर स्लिट। तो हमारे सिलेबस में हमें कौन सी डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़नी है? फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन के बारे में। तो इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, बहुत सही। इसमें क्या सीन होता है फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन में कि देखो, इसमें मैं एक सिनेरियो कहता हूँ कि ये जो फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन है, वेव फ्रंट, चूँकि हमें पता ही है क्या होता है। वेव फ्रंट की 3 टाइप्स जो हमने डिस्कस किए थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे कह सकते हैं, है ना, तो ऐसे ही, या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये जो फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन है, इसमें जो शेप ऑफ वेव फ्रंट होती है वो क्या होती है? प्लेन, ठीक है ना, शेप ऑफ वेव फ्रंट इज प्लेन। ओके, और एक चीज़, अगर मुझे इसी प्लेन वेव फ्रंट को लेबॉर्ट्री में जनरेट करना होगा तो मैं कैसे जनरेट करूं? अगर मुझे टू जनरेट प्लेन वेव फ्रंट, इन लेबॉर्ट्री मैं क्या करता हूं, मैं एक कन्वर्जिंग लेंस को, देखो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस is placed between source and obstacle और slits। सर डेफिनेशन सुन के तो मज़ा आ गया, पर ज़्यादा समझ नहीं आया, इसको समझाइए। ओके, डोंट वरी। देखो, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, दिस इज सोर्स। मैंने कहा टू जनरेट प्लेन वेव फ्रंट, ए कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल। ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये फॉर एग्जांपल आपका स्लिट है। तो यहाँ से ऐसे लाइट रेज आ गई, यहाँ से लाइट रेज आ गई, यहाँ से लाइट रेज आ गई, ऐसे क्या सीन होगा? ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ठीक है ना। Here I am getting the plane wavefront. Okay, this is how I can get the plane wavefront on a laboratory. Okay, now first of all we will, in the diffraction, in the Fraunhofer's diffraction, हमें जिसके बारे में पढ़ना है, we have to discuss about single slit diffraction। single slit diffraction, इसका मतलब है कि डिफ्रैक्शन तो देखनी है, पर डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, उसमें क्या सीन होगा? एक ही स्लिट होगा, जैसे हमने इंटरफेरेंस में पढ़ लिया था, या YDSE एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था। वहाँ पे 2 स्लिट्स होते थे, तो 2 स्लिट्स की वजह से हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखता था या डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस दिखता था। पर यहाँ पे जो सिंगल स्लिट है, जो डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, वहाँ यहाँ पे भी हम मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, पर ये सारा खेल मैक्सिमा मिनिमा का बस एक ही स्लिट के थ्रू होगा। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में आपके दो स्लिट्स होते हैं, पर डिफ्रैक्शन में आपका एक ही स्लिट होगा। तो यहाँ पे ये एक स्लिट है, मान लो इसकी जो विड्थ है वो क्या है? D, और हमें इसके थ्रू ये पढ़ना है डिफ्रैक्शन इस स्लिट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स को रखेंगे यहाँ पे, एक सोर्स यहाँ पे, और इस सोर्स से क्या लाएंगे, यहाँ बीच में क्या रखेंगे, जो मैंने अभी डिस्कस किया, कन्वेक्स लेंस को। किसको? कन्वेक्स लेंस को। तो ऐसा सीन है कुछ, कन्वेक्स लेंस से मुझे प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगी ऐसे। ओके, ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट बन गया, किससे? कन्वेक्स लेंस से। ये इसका
जो साइज़ है वो कितना है d। ओके, अब क्या करना है कि इसी एक स्लिट की मदद से मुझे मैक्सिमा भी लाने हैं और मिनिमा भी लाने हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमास एंड मिनिमा? only through one slit, so we will discuss about that. This is the screen, right? ओके, अब देखो ये जो यहाँ पे वेव फ्रंट बन गया, वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे है, ऐसे मैं कह सकता हूँ ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे बन गया प्लेन वेव फ्रंट। इस प्लेन वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट सेम फेज में होगा, हर एक पॉइंट सेम फेज में होगा। अगर मैं इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 थोड़ा 8 पॉइंट्स लेता हूँ। अगर मैं दो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करूँ और ये मेरी एक सेंट्रल लाइन है, ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करूँ 1 और 8, 1 यहाँ से यहाँ तक पॉइंट O तक चला आया और 8 भी O तक चला आया। बोलो 1 और 2 जो 8 से वेव निकल के आ गई है, 1 और 8 के बिटवीन जो पॉइंट सोर्स 1 है और पॉइंट सोर्स 8 है, इन दो के बिटवीन फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? 0। इसी तरीके से 2 और जो 7 है उनके फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये सारी रेज कहाँ पे मिल जाएंगी? सारी रेज कहाँ पे मिल जाएंगी? सारी रेज सेंटर पे मिल जाएंगी। ऐसे जब फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि फेज डिफरेंस वहीं सेंटर पे 0 होगा हर एक पॉइंट का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा चेंज हो गया, जब मैं वहाँ इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स की वजह से मैक्सिमा या मिनिमा निकालता था, अब मैंने एक ही स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक पॉइंट एक हिस्से से लिया, दूसरा पॉइंट दूसरे हिस्से से लिया, तो वहाँ से दोनों पॉइंट्स इस एक सॉरी पॉइंट O पे मिल गए, जिसको हम बोलेंगे वहाँ पे एक मैक्सिमा क्रिएट हो जाएगा। किस पे? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट होगा, सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट होगा। और ये सेंट्रल मैक्सिमा जो क्रिएट होगा ये इस लाइन पे होगा, इस लाइन को हम बोलेंगे सेंट्रल लाइन। गॉट माय पॉइंट? आई थिंक एवरीथिंग इज़ राइट अप टू दिस पॉइंट। ऐसे करके 5 मिल जाएगा, 5 और यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ऐसे करके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से 4 और 5 मिल जाएंगे, थोड़े ऊपर नीचे हो गए, 4 और 5 मिलते जाएंगे, ठीक है ना, ये सारा सिनेरियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया कि एक ब्राइट फ्रिंज, या मैं जो सेंट्रल मैक्सिमा पे यहाँ पे एक ही फ्रिंज बनेगा, कौन सा फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बन गया हमारा? सेंट्रल मैक्सिमा पे, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ, एक की पॉइंट, ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज is formed at central maxima। अरे सर ऐसा क्यों? अरे वहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है? 0 तो है, फेज डिफरेंस 0 तो है। जहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ पे एक ही फ्रिंज तो बनेगा, ठीक है ना। ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन कहाँ पे बन रहा है? पॉइंट O पे बन रहा है। ओके, अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अगर मुझे अब मैक्सिमास देखने हैं या मिनिमास देखने हैं तो मैं क्या करूँ? अभी मैं पहले फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिनिमास लोकेट करने हैं तो लोकेट मिनिमास, मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनिमास लोकेट करने के लिए मैं एक चीज़ करूं, ये जो स्लिट है जिसकी विड्थ d है, ये वाला जिसकी विड्थ d है, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं स्लिट जो है SLIT, स्लिट इज डिवाइडेड इनटू इवन नंबर्स। या मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ या मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, ऐसा क्यों? यू विल गेट द आंसर आफ्टर अ वाइल। इवन नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, ऐसा क्यों किया सर आपने? अरे सब्र तो रखो, आपको अभी सारा पता चल जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल ये स्लिट विड्थ है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंट्रल लाइन है, ये आपकी स्क्रीन है,
ये आपकी स्क्रीन है। ओके, देखो ये स्लिट की विड्थ क्या है टोटल डी, ये ऐसे डी। अब मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये d/2 और यहाँ से यहाँ तक कितना d/2 d/2। ओके, d/2 d/2। अब जैसे मैं वहाँ पे कर रहा था इंटरफेरेंस में मुझे दो स्लिट्स मिल गए थे, अब मैंने यहाँ पे ही स्लिट्स को कितने कितने हिस्सों में, एक ही स्लिट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, दो हिस्सों में। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो सोर्स आया था मेरा, यहाँ पे वेव फ्रंट तो पहुँचा था मेरा, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे जो मेरा एक वेव फ्रंट है बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है ना, यहाँ पे एक वेव फ्रंट पहुँच गया। इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट सोर्सेज है, जितने भी पॉइंट सोर्सेज है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे पॉइंट सोर्सेज एक मैं मान के चलता हूँ, एक सेकेंड, जितने भी पॉइंट सोर्सेज है 1 मैं मानता हूँ, यहाँ पे 2 3 4 5 6 मान के चलो, मैं यहाँ पे 7 पॉइंट सोर्सेज दे रहा हूँ इस वेव फ्रंट पे, ठीक है ना। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इस वेव फ्रंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था d/2 d/2। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब वन वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट पे एक पॉइंट सोर्स 1 है, इसकी बात करूं और 4 की बात करूं, इन दो पॉइंट सोर्सेज के बिटवीन एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गई। ये वाली पाथ डिफरेंस मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ 4 वाले पॉइंट सोर्स की वेव पे, तो इतनी पाथ डिफरेंस मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है ना, ये डेल्टा एक्स। ठीक, अब अगर ये फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, d/2 साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं अगर मैं 2 को ले लूँ और 5 को ले लूँ, इन दो के बिटवीन भी पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाएगी, यही डेल्टा एक्स। अगर मैं 3 को लूँ, अगर मैं थ्री पॉइंट को लूँ, ऐसे करके मैं जितने भी पॉइंट सोर्सेज लूँ या 6 को लूँ, हर एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4th पॉइंट सोर्स लूँ और 7th पॉइंट सोर्स लूँ, हर एक दूसरे के साथ एक पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो जनरल फॉर्म में पाथ डिफरेंस आ गई, अगर मैंने स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, वो कितनी है, d/2 साइन थीटा। ओके, गॉट इट। अब देखो पहला काम हमें क्या करना है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, मैं क्या करूं तब, देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा अगर निकालना है तो स्लिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, जैसे कि कर लिया, तो मैं लिख सकता हूँ फिर d/2 किसके बराबर, साइन थीटा, मान के चलो ये थीटा 1 है, ठीक है ना, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इन दोनों के बिटवीन एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गई, इन दोनों के बिटवीन एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गई, और पाथ डिफरेंस इनके बिटवीन जो पाथ डिफरेंस, ये दोनों आउट ऑफ फेज़ होंगे, ये जो 0.1 और 0.4 है, ये दोनों पहले तो सेम फेज़ में होंगे, तो इनके बिटवीन जो फेज़ डिफरेंस आएगी, डेल्टा फाई का वैल्यू जो आएगा वह 180 डिग्री आएगा, और इस हिसाब से डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, λ/2। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ d/2 साइन थीटा किसके बराबर, λ/2, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, λ/d। ये तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ सेकंड ऑर्डर मिनिमा, तो मैं क्या लिखूँ, मैं स्लिट को डिवाइड करूँ इवन पार्ट्स में। मैंने कहा ना कि अगर हमें लोकेट मिनिमा करने हैं तो मुझे स्लिट को इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है। इवन पार्ट्स में क्यों डिवाइड करने हैं, क्योंकि जो मेरे पास एक पार्ट से वेव आएगी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से भी वेव आएगी, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे वो दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। इवन पार्ट की वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या आ जाएगा, मिनिमा फिर, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर मिनिमा मैं क्या करता हूँ, डिवाइड स्लिट्स इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। स्लिट को डिवाइड करेंगे कितने, 4 पार्ट्स में। तो मैं, मेरे पास कुल सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा, मान के चलो ये ऐसा है, ये स्लिट है, ये डी। अब मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो D/4, 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 D/4। यहाँ से अगर एक वेव आ गई ऐसे करके, और दूसरी वेव अगर यहाँ से आ गई, तो इन दो के बिटवीन जो पाथ डिफरेंस होगी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। ये डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, D/4 साइन थीटा 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D/4 साइन थीटा 2। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना है, तो λ/2 D/4 साइन थीटा 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 λ/d। इसी तरीके से फॉर थर्ड ऑर्डर मिनिमा, मैं इस स्लिट को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास हर एक हिस्सा D/6 का आएगा। D/6 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू λ/2। तो साइन थीटा 3 का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 3 λ/d। ओके। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, तो साइन थीटा n का वैल्यू क्या आना चाहिए, n λ/t। ओके। ये जनरल किसके लिए, साइन मिनिमा के लिए, ठीक है ना, मिनिमा के लिए इन जनरल मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा n इज इक्वल टू टेन थीटा n। टेन थीटा n कहाँ से आ गया, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे nth मिनिमा बन जाएगा yn। तो ये क्या है, nth मिनिमा, ये yn डिस्टेंस है, तो आपके पास ये वाली लाइन आएगी ऐसे करके, जो भी लाइन आएगी ऐसे करके, ये थीटा n होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, और ये इन दो स्लिट्स और स्क्रीन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा n, तो मेरे पास आ गया λ/d/d, और ये क्या आएगा, yn/d। d से d, सॉरी कैपिटल D है, तो yn का वैल्यू क्या आएगा, n λ/d/d। दिस इज द कंडीशन फॉर nth मिनिमा इन डिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर nth मिनिमा इन डिफ्रैक्शन। ओके। अब देखो ये बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करते जाऊँ, बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, और इसके जस्ट ऊपर पहला मिनिमा बनेगा, वो कितने डिस्टेंस पे, y1, और इसके जस्ट नीचे एक और मिनिमा बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, y1, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर, 2 टाइम्स y1। 2 टाइम्स y1 का वैल्यू क्या आएगा, 2n, पहला 2n के बदले 1 λ/d। आया कुछ समझ। इसके बाद मैं अगर आपसे बोलूँ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या आ जाएगा, एक डार्क फ्रिंज की विड्थ मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। तो क्या आ जाएगा, y2 के बदले 2 λ/d माइनस λ/d। तो क्या आएगा, λ/d। व्हाट इट, ये कहानी थी मिनिमा की।
इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, फॉर मैक्सिमा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सिलेट है इसको मुझे ऑड नंबर में डिवाइड करते जाना है। कितने नंबर में? ऑड मल्टीपल में डिवाइड करते जाना है। जैसे वहाँ पे सिलेट को मैं इवन मल्टीपल में डिवाइड कर रहा था, इसको मुझे ऑड मल्टीपल में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, d/3। ऐसा क्यों, मैं समझा देता हूँ। d/3 और d/3, ऐसा क्यों? देखो, ये d/3 वाले d/3 को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना, ये दो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पर ये जो d/3 पे पॉइंट सोर्सेज है उनको कैंसिल आउट करने के लिए कोई है ही नहीं। तो इनकी वजह से ही फिर मेरे पास क्या आएगा, इनकी वजह से ही मेरे पास मैक्सिमा बन के आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरा पहला मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा, और ये क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा मैं ऐसे पहले कहूँगा, टू लोकेट द मैक्सिमास, टू लोकेट मैक्सिमा मुझे सिलेट को डिवाइड करना पड़ेगा। सिलेट इज डिवाइडेड इन ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा निकालने हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देखो d पहला क्या आएगा, d/3। ये कुछ सिनेरियो ऐसे होगा ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बिटवीन ये थीटा, ये तो मेरा डेल्टा एक्स होगा, ये वाला डेल्टा एक्स तो यही होगा, और ये थीटा, तो ये डेल्टा एक्स क्या होगा, d/3 साइन थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा को θ1 लिखूं तो मैं लिखता हूँ d/3 साइन θ1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये किसके बराबर आएगा, d/3 साइन θ1 इज इक्वल टू λ/2। यहाँ से साइन θ1 का वैल्यू क्या आएगा, 3λ डिवाइडेड बाई 2d। आया समझे, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, मैक्सिमा है। अब अगर इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें, बोलो क्या आएगा, d/5 साइन θn इज इक्वल टू λ/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन θ2 है इज इक्वल टू 5λ डिवाइड बाई 2d। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर मिनिमा की बात करूँ, थर्ड ऑर्डर मिनिमा तो क्या आएगा, d/7 साइन θ3 λ/2, साइन θ3 का वैल्यू 7λ डिवाइड बाई 2d। ओके, मैं जनरल बात करूं तो जनरल बात करके इन जनरल मैं लिख सकता हूं साइन θn इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डिवाइड बाई 2d। फिर से वही बात करूं मैं, फॉर θn अगर स्मॉल है तो साइन θn का वैल्यू क्या आएगा, tan θn, साइन θn के बदले क्या लिखो, 2n+1 लैम्डा बाई 2d। tan θn के बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा डिवाइड बाई 2d। सॉरी, tan θn के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ना, ये y है, yn जो भी nth मैक्सिमा है d, मैं लिख सकता हूँ yn/d। तो yn का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 2n+1 lambda d by 2d। This is the condition for maxima.
position of nth minimum, position of nth maxima. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लेना, ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा था, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ पे ये d/5 d/7 क्यों आते थे? क्योंकि हमें ऑड नंबर में इसको डिवाइड करना था। पहले ऑड नंबर में हमने थ्री में डिवाइड कर लिया, फिर 5 में, फिर 7 में, दैट इज़ वाई। ओके, तो कुल मिला के आपके पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बनती है टू फाइंड द मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन। आपको yn सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर बनता है, 2n+1 लेमडा कैपिटल D डिवाइड बाई 2D। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमने अभी तक सीखा है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्लिट को कुछ डिवाइड नहीं किया जाए, अगर स्लिट को हम डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक ही चीज़ आती है, वो आती है मैक्सिमा, ठीक है ना, और जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। वो भी कहाँ पे बनती है? सेंट्रल लाइन पे। फर्स्ट पॉइंट इज इफ स्लिट इज नॉट डिवाइडेड, then we get only central maxima। कहाँ पे? एट सेंट्रल लाइन। ओके, दूसरा पॉइंट, जो भी हमारी इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी वो इंडिपेंडेंट है स्लिट विड्थ पे, ठीक है ना। वहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिट विड्थ, ठीक है। कुल मिला के स्लिट की क्या विड्थ है उसके उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। डी का क्या साइज है उससे इंडिपेंडेंट है सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी, जो भी वहाँ पे आनी है वो आएगी, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँ, हाउएवर द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is affected by slit width। क्यों? मैंने अभी कहा कि जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ये है ना, कहाँ गया, जो भी हमारे पास विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की आती है वो क्या आती है? 2 लेमडा D/D। क्योंकि ये इसकी फार्मूला क्या है? सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? 2 लेमडा D डिवाइड बाई D। ये तो सीधे इस पर डिपेंड करता है। कुछ मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ, देखो, ये सेंट्रल लाइन, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ये विड्थ कितनी होगी इस सेंट्रल मैक्सिमा की? ये विड्थ ये कितनी होगी? 2 लेमडा D/D। ये तो इस वाले D पे तो डिपेंड करेगी ना। बहुत सही। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी आनी है वो इस D पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। इंटेंसिटी की हमारे पास फार्मूला क्या आती है? इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा क्या आएगा? I इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 2 बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, और एक पॉइंट ये मैंने बताया था, जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
किसके बराबर होती है? देखो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कुछ ऐसे है 2 लैम्डा डी बाई डी। ये 2 टाइम्स होती है किसके? फ्रिंज विड्थ के। ये 2 टाइम्स होगा फ्रिंज विड्थ के भी और 2 टाइम्स होगा जो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, ठीक है ना। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is twice width of रेस्ट मैक्सिमा, चाहे वो डार्क है चाहे वो ब्राइट है। एक और पॉइंट, जो सारे फ्रिंज विड्थ है, ऑल द फ्रिंज विड्थ, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, all the fringe width are equal except central मैक्सिमा, क्योंकि वो 2 टाइम्स होता है। एक और चीज, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। जो ही हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ हायर ऑर्डर मैक्सिमा डिक्रीजेस इन ऑर्डर, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का क्या सीन है? फ्रिंज विड्थ increases with wavelength of light। क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी में, है ना। फ्रिंज विड्थ यहाँ पे हमने देखा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो लैम्डा का साइज लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगी। और डिफ्रैक्शन जो है ये पॉसिबल तभी है is possible only when slit width is very small। आया कुछ समझ? बहुत सही। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में यहाँ ही क्लियर करते हैं, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। Interference, difference between interference and diffraction। देखते जाओ। देखो मैं लिखूं इंटरफेरेंस और यहां पे मैं लिखूं डिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट जो आपको पता है, हमें भी पता है, इससे पहले पढ़ा है, इंटरफेरेंस में 2 स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 स्लिट्स प्रेजेंट, पर डिफ्रैक्शन में ओनली 1 स्लिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूं रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन of 2 light waves। यहां तो 2 लाइट वेव्स आती है, कहां से आती है? फ्रॉम 2 डिफरेंट वेव फ्रंट्स, कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट वेव फ्रंट्स, है ना। फ्रॉम 2 डिफरेंट स्लिट्स, फ्रॉम डिफरेंट स्लिट्स। और यहां पे क्या होता है? यहां तो रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 लाइट वेव्स, पर वो दोनों लाइट वेव्स आती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, वो भी एक सेम स्लिट से ही आती है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूं, रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन
of two light waves coming from different parts of same wavefront from same slit। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। वहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, पर यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती है। डार्क फ्रिंज आर नॉट परफेक्टली डार्क। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस are perfectly bright and equally spaced। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ all bright fringes are not equally bright and not equally spaced। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल अगर मैं ऐसा बोलूँ, देखो हमारे पास सोडियम लाइट है, सोडियम लाइट, और वेवलेंथ इनके सोडियम लाइट की दो वेवलेंथ मान के चलते हैं। वेवलेंथ, एक सोडियम लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है 650 नैनोमीटर, ओके। एंड दूसरी जो सोडियम लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी है 650 नैनो, सॉरी 650 तो लिखा, 655 नैनोमीटर, ओके। अब हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, इज़ यूज्ड टू स्टडी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, ऑफ एपर्चर, एपर्चर मतलब वही स्लिट का साइज, ऑफ एपर्चर 0.5 mm। और क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े लंबे बनते हैं, लैंग्वेज बनती है, पर जितने क्वेश्चन लंबे होंगे उतनी ही आसान होते हैं। द स्क्रीन इज 2 मीटर, ये 2 मीटर क्या गिवन है, कैपिटल डी का वैल्यू। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ द सेपरेशन बिटवीन द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन obtained in 2 cases। देखो मेरे पास दो वेवलेंथ्स है, लैम्डा 1 का वैल्यू क्या है 650 नैनोमीटर, एक और वेवलेंथ क्या है 655 नैनोमीटर। पहला मैक्सिमा इस लैम्डा 1 की वजह से कहाँ पे आएगा, y1 इज इक्वल टू पहला मैक्सिमा। मैक्सिमा की एक फार्मूला हमने पढ़ी थी, देखो मैक्सिमा की मैंने बोला था मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। पहला मैक्सिमा का वैल्यू, इसका मतलब फॉर फर्स्ट मैक्सिमा,
पहले देखो फॉर मैक्सिमा वाई एन का वैल्यू क्या है 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। अब दोनों में y1 का वैल्यू क्या आएगा, n के बदले 1 लिखना है तो 3 लेमडा 1 d डिवाइडेड बाई 2d। y2 का वैल्यू क्या लिखना है लेमडा 2 के लिए 3 लेमडा 2, क्योंकि n के बदले 1 लिखेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो डिफरेंस सेपरेशन का वैल्यू क्या आएगा, सेपरेशन मैं ऐसे लिखूं लेमडा 1 ज़्यादा है कि लेमडा 2, मैं लेमडा 2 ज़्यादा है तो मैं लिखूं y2 माइनस y1, तो क्या आएगा 3 लेमडा 2d डिवाइडेड बाई 2d माइनस 3 लेमडा 1d डिवाइडेड बाई 2d। तो मैं ऐसे लिखूं 3d डिवाइडेड बाई 2d लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। 3 d के बदले 2 मीटर डिवाइड बाई 2 d के बदले 0.5, d के बदले क्या है d इज इक्वल टू 0.5 mm, ये किसके बराबर आएगा 5 × 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो मैं ऐसे लिखूं 2 × 5 × 10 की पावर माइनस 4 हो गया ये। और डी लेमडा 2 का वैल्यू 655 माइनस 650 नैनोमीटर के बदले 10 की पावर माइनस 9। तो क्या आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, 3 × 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 × 5 × 10 की पावर माइनस 9, 5 से 5 कैंसिल, 3 × 10 की पावर 5 मीटर। ये सेपरेशन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एस्टिमेट ऑफ विड्थ ऑफ विड्थ कुछ भी लेते हैं, ऑफ विड्थ d is illuminated by monochromatic light of wavelength 650 नैनोमीटर, ठीक है, एट नॉर्मल इंसिडेंस। आपको बोलना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। व्हेन, पहला ऑप्शन पहला पार्ट फाइंड फर्स्ट व्हेन फर्स्ट मिनिमा falls at an angle of diffraction of 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हमने पहले ही देखी है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन देखी थी। देखो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, यही तो था फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। साइन थीटा 1 मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या है, साइन थीटा 1 साइन 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, लेमडा बाई डी, लेमडा का वैल्यू 650 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई डी। बोलो हाँ कि ना, डी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से साइन 30 का वैल्यू 1/2 650 × 10 की पावर माइनस 9 डी। बोलो डी का वैल्यू 1300 × 10 की पावर माइनस 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.3। ओके आया समझ। इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे बोलूँ बी पार्ट में फर्स्ट मैक्सिमा, अब फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है, फर्स्ट मैक्सिमा फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब फर्स्ट मैक्सिमा कब होता है, देखो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2d।
ओके, मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा 1 3 लैम्डा बाई 2d। साइन थीटा 1 का वैल्यू साइन 30 डिग्री, 3 लैम्डा के बदले वही 650 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 2d, 2 इंटू डी पता नहीं, तो क्या आएगा 1/2, 3 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 2d। 2 से 2 कैंसिल, तो डी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, 3 इंटू 650 का वैल्यू क्या आता है 1.95 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इन दिस होल वीडियो वी completed the whole concept of diffraction. Okay, thank you.